मंगल, शुक्र या शनि, इनमें से किसी की भी महादशा के अंदर बच्चा पैदा हो और मंगल शुक्र इकट्ठे हों और शनि की दृष्टि पड़ जाए तो माता पिता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाते हैं। दुनिया में एक भी बीमारी ऐसी नहीं है जो बृहस्पति के अच्छे जन्म कुंडली के अंदर अगर बैठे हैं तो आपको हो जाए। बीमारी होगी ही उसको जिसकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति खराब हो। मान लो ये बच्चा चंद्र की महादशा में पैदा हुआ और चंद्रमा बैठा भाग्य स्थान में, अब राहु को बैठा दो 7वें घर में और मंगल को बैठा दो 5वें घर में, तो अब चंद्र मंगल राहु इनकी दशा साथ साथ आएगी। ये टकराव इतना बुरा टकराव हो गया कि जब तक राहु की महादशा गुजर नहीं जाएगी बाप जिंदगी के अंदर कभी सुख नहीं पाएगा। अगर शुक्र 9वें घर में है तो उस पूरे घर का ही मंगल खराब है, उस घर से कलेश बीमारी जा नहीं सकती, भाई पिता के पास से जो सुख मिलने चाहिए वो आ नहीं सकते और बच्चा स्वयं भी लाइफ के अंदर एक बार सेट होकर के लगातार उससे जीवन गुजार ले, ऐसा हो नहीं सकता। जय माता की। वाकई आज बहुत आनंद आया जिस तरह से वश जी ने दिल से इतने बड़े सूत्र और ज्ञान दिए। मुझे तो ये लग रहा था कि इस सामुद्रिक विज्ञान में वो स्वयं गोता मार के बड़े आनंदित हो रहे हैं और बहुत बहुत बधाई ध्रुव तारा फाउंडेशन को जिन्होंने इतने अच्छे इतने बड़े विद्वानों को इकट्ठा किया। और मिस्टर कालिया, अनीता कालिया की एक बड़ी खासियत है, इनको एक बार मना कर दो पीछे पड़ जाती है कि नहीं आपको तो आना ही है तो ये लगन के लिए इनके लिए ताली। बहुत अच्छा कार्य करते, शुक्रिया। हमारे ब्रिजमोहन सेखड़ी जी, अक्षय भाई, वश जी, ये सच में ये सारी ज्ञान मूर्तियाँ हैं और इतने बड़े ज्ञान को ये पाके बैठे हुए हैं। ये जहाँ भी जाएं ये सच में ये वेदों के चक्षुओं की एक तरह की आप सबकी दवाई बन जाती है, आपकी आंखों के चक्षु भी खोल देते हैं ये अपने ज्ञान से। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छे सूत्र वश जी ने हमें दिए। लेकिन एक दिन वश जी से मेरी बात हो रही थी तो वो नवम भाव पे बात कर रहे थे, भाग्य स्थान पे। तो मैंने उनसे वादा किया था कि अगले सम्मेलन में जब हम मिलेंगे तो मैं बताऊंगा भाग्य क्या होता है और भाग्य स्थान क्या होता है और इसको भाग्य स्थान कहा क्यों जाता है। और ये जो मैं आज आपको सबको बताने वाला हूँ ये आपको किसी किताब में लिखा नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जो लिखा तो इन्हीं वेदों में है, लेकिन उसको इकट्ठा करके जो वश जी ने शब्द इस्तेमाल किया था कि इत्र बनाना, तो वो इत्र का छिड़काव आज मैं आप सब पे करने वाला हूँ। ठीक है? क्योंकि ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये यहाँ जिसने ले लिया बेटा उसके ये नसीब का। आज एक भाग्यवान और एक लक्ष्मी स्वरूपा की शादी हुई, बहुत अच्छी कुंडली उनकी मिली, बहुत शानदार। और सहर्ष आचार्य जी ने भी पास करी, माँ बाप ने भी बड़ी खुशी से विवाह किया, जोड़ा भी खुशहाल रहा, बहुत आनंदित था। फिर कंसीव हुआ, बच्चा हुआ। लेकिन जैसे ही बच्चा हुआ वो जिस महादशा में पैदा हुआ उस महादशा का ग्रह अगर 7वें या 9वें घर में बैठा है, दूसरे या चौथे में बैठा है, तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर वो 7वें घर में बैठा है तो उसका दुश्मन ग्रह 9वें में हो और 9वें में बैठा है तो उसका दुश्मन ग्रह 7वें में हो।
अगर वो दूसरे में बैठा है तो चौथे घर में उसका दुश्मन ग्रह हो, और चौथे घर में बैठा तो दूसरे घर में उसका दुश्मन ग्रह हो, तो माता पिता का भाग्य मिट्टी हो जाता है और ये बच्चा पैदा होने के बाद अपने घर में खुशहाली नहीं लाता। अगर ये 7वें और 9वें के कॉम्बिनेशन पे पैदा हुआ है तो बेटा पिता का काम बर्बाद हो जाता है। वो कितनी भी ऊंची ऊंचाइयों पे हो, उसका डूबना तय हो जाता है जब तक वो महादशा चलेगी। मान लो ये बच्चा चंद्र की महादशा में पैदा हुआ और चंद्रमा बैठा भाग्य स्थान में। अब राहु को बैठा दो 7वें घर में और मंगल को बैठा दो 5वें घर में, तो अब चंद्र मंगल राहु इनकी दशा साथ साथ आएगी। तो ये टकराव इतना गंदा टकराव बन जाता है, क्योंकि 5वां घर वहां से भी हम पिता को भी देखेंगे। ये टकराव इतना बुरा टकराव हो गया कि जब तक राहु की महादशा गुजर नहीं जाएगी, बाप जिंदगी के अंदर कभी सुख नहीं पाएगा। वो इतना सक्षम ही नहीं हो पाएगा कि इस बच्चे को वो बहुत अच्छी फैसिलिटीज दे करके उसको बड़ा कर सके, उसे मोटा पैसा खर्च करके पढ़ा सके। और जब पिता का ये हाल हो गया तो बेटा भाग्य तो अपना खराब हो गया। बचपन में महंगे कपड़े नहीं, बचपन में महंगे खिलौने नहीं, दूसरे बच्चों के पास अगर कुछ अच्छा है तो तरस तरस के जीवन तब तक का बीतेगा। तो यहाँ भाग्य स्थान का आप महत्व देखिए कि अपना भाग्य तो खराब हुआ ही हुआ, माँ बाप का साथ में डूबा। इस प्रकार के बेहद एग्जाम्पल आपको अपने आसपास मिलेंगे, जिनके यहाँ एक बच्चा होने के बाद वो परिवार बर्बाद हो गया। दूसरा, अगर यही चीज चौथे और दूसरे में बीतती है तो ऐसी अवस्था के अंदर मां बाप की आपस में नहीं बनती। पहले जमाना और था, एक इज्जत की शर्मा है कि बहुत बड़ी डोर हमें बांध के रखती थी। आजकल आप शहर तो छोड़ो, गांव भी इतने ऐसी जगह पे पहुंच गए बेटा, वहां पर आजकल के बच्चे नहीं बनते या आजकल की बच्चियां नहीं बनती। खास तौर पे जब से सेल्फ डिपेंडेंट हुए, हर माँ बाप अपने बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहता है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई हो जाती है। मियाँ बीवी के बीच की ये जो लड़ाई है, ये जो अभी वसी कह के गए कि पिता या तो दूर चले जाएंगे या माता दूर चले जाएगी, या लड़ लड़ के एक ही जगह पे इकट्ठे रहेंगे, वो भी नर्क है। और या फिर अलग अलग ही हो जाते हैं, अलग अलग ही हो जाते हैं। और इसी में एक कड़ी और जोड़ता हूं, बच्चा जब पैदा हुआ, अगर वो शनि, मंगल या चंद्र की महादशा में पैदा हुआ है, और दशा अभी बहुत पड़ी है, और किसी भी तरह से शनि की दृष्टि के अंदर चंद्र और मंगल आ गए, या चंद्र मंगल इकट्ठे हैं, उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ गई, तो भी नरक जीवन का निर्माण हो गया। ऐसी अवस्था में रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, घर की मन की सुख शांति सब फंस जाती है। ये जितने भी प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट केस चलते हैं ना, आपको इसके अंदर आराम से मिल जाएंगे। फिर एक और नरक योग, मैंने बताया पहले भी आप सबको कि मंगल, शुक्र या शनि, इनमें से किसी की भी महादशा के अंदर बच्चा पैदा हो और मंगल शुक्र इकट्ठे हों और शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो माता पिता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाते हैं। अब घर टूटे या ना टूटे, लेकिन दिल और विचार तो टूट ही चुके होते हैं। ये हालात बनते हैं। तो
अगर हम बात करें भाग्य स्थान की, मालिक माने बृहस्पति को, तो मैंने आपको ये जितने योग बताए हैं ना, ये सारे योग मिलके बृहस्पति को खराब करते हैं। ये वशिष्ठ ज्योतिष का खास लोग है, क्योंकि जब भी चंद्र मंगल शनि मिल जाएगा वो बृहस्पति ही खराब करता है। मंगल शुक्र शनि मिल जाता है वो बृहस्पति ही खराब करता है। और 9वें 7वें में आपस में दुश्मन ग्रह बैठ जाए, बृहस्पति ही खराब करता है। आप स्वयं बृहस्पति को 9वें घर में बैठा के बुध को 7वें घर में बैठा दीजिए, भाग्य मिट्टी हो जाएगा। बुध का अपना घर है 7वां, और 9वां घर बृहस्पति का है, उसके बावजूद भाग्य मिट्टी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान देना पड़ता है कि और कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिनकी वजह से कोई और ही ग्रह खराब हो जाता है। अब मान लीजिए शुक्र जन्म कुंडली के 6ठे घर में बैठा है और बुध बैठ गया 5वें घर में। 6ठा घर लाल किताब वशिष्ठ ज्योतिष के हिसाब से शुक्र का नीच स्थान है, राशि कोई भी हो। 5वां घर यहां पर कारक बृहस्पति हैं, तो यहां बैठने से खराब बुध अगर बैठता है तो बेटा बृहस्पति खराब हो जाते हैं। तो दुनिया में एक भी बीमारी ऐसी नहीं है जो बृहस्पति के अच्छे जन्म कुंडली के अंदर अगर बैठे हैं तो आपको हो जाए। एक भी बीमारी नहीं है। बीमारी होगी ही उसको जिसकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति खराब होंगे, क्योंकि जिसका श्वास तंत्र बिल्कुल ठीक है, जिसके फेफड़े ठीक है, जिसका लीवर ठीक है, बेटा वो बीमार नहीं होता। और बृहस्पति खराब होकर के हमारे श्वास तंत्र को किसी न किसी रूप से बाधा करता है, चाहे हम स्वयं ही सही ढंग से श्वास ना लें, वो लीवर पे फेफड़ों में किसी न किसी तरह की दिक्कत देता ही देता है। तो वहां से जब बृहस्पति की वजह से खराब खून का निर्माण होता है तो तब केतु खराब होता है, और जब केतु खराब होता है तब पांव से बीमारियां शुरू होकर के हमारे सर तक आती हैं। इसीलिए आप आयुर्वेद में जाकर के किसी भी आचार्य से पूछें, वो आपको एक ही जवाब देगा कि बीमारियों की शुरुआत पांव से होती है। इसीलिए हर डॉक्टर, हर वैद्य आपको सैर करने के लिए बोलता है। और ये जो जन्म कुंडली का 9वां घर, ये भाग्य स्थान है। आप देखिए कि जिनके 9वें में और 7वें में आपस में दुश्मन ग्रह बैठे हैं, उनकी ये जंगा, ये जन्म कुंडली का 9वां घर है, ये जो जंगा का स्थान है। और हमारे शरीर के अंदर जितने भी रेड सेल्स और वाइट सेल्स पैदा करने वाली जो मशीनरी लगी है, ये हमारी जंगाओं में लगी है, और कहीं नहीं ये पैदा होते, ये हमारी जंगाओं में पैदा होते हैं। ये आप किसी भी डॉक्टर को बैठा करके आप पूछ सकते हैं। और जहां से आपका जीवन बनना शुरू होता है, जहां से आपका खून, वाइट सेल्स जो बीमारियों से लड़ने की ताकत, और रेड सेल्स ये आपके मसल्स की ताकत, ये अगर अच्छे होंगे तो इंसान बीमार नहीं होगा। लेकिन 9वें में और 7वें में आपस में दुश्मन ग्रह आ गए, और जहां इनकी महादशा आई वहां से बीमारियां शुरू, उम्र कोई भी हो। तो यहां आके फिर भाग्य बिगड़ गया। पैसे किसके खर्च होने, अगर वो बच्चा है तो माँ बाप के, और अगर स्वयं है तो दवाइयों का खर्चा बेटा घर बिकवा देता है। आज की डेट में तो ये हाल हो ही चुके हैं ये चीज। और ऊपर से मंगल चंद्र शनि, मंगल शुक्र शनि आपस में मिल गए तो पानी चंद्रमा, रेड सेल्स मंगल, व्हाइट सेल्स शुक्र, ये जो मंगल शुक्र शनि है ना, ये 36
37 टेम्परेचर के अंदर बिल्कुल ठीक रहते हैं, जो हमारे शरीर का तापमान है। लेकिन जैसे ही इनको बर्फ का पहाड़ यानी कि शनि देखता है, ये इनको जमाने लगता है और हमारे चंद्र स्वर को चालू ज़्यादा कर देता है। जिनके भी ये मिलेंगे, आप देखिए उनकी सूर्य नाड़ी ज़्यादा नहीं चलेगी, उनकी चंद्र नाड़ी ज़्यादा चलेगी। और जब ये चंद्रमा, ये ज़्यादा ठंडी चीज़ हमारे अंदर जाती है, श्वास ठंडी हो के जाती है, ये हमारे जीवन को कमज़ोर करती है और जिसकी वजह से हमारी जीवन शक्ति कमज़ोर होकर के बीमारियां पैदा करती हैं। आजकल आप लिपिड प्रोफाइल, बाकी के फुल बॉडी टेस्ट ये करवाते हो ना, उसमें वो निकाल के क्या देते हैं कि आपका B12 कम हो गया, आपका ये मिनरल्स कम हो गए, ये विटामिन कम हो गए, अब इसकी टैबलेट खाओ, अब इसकी टैबलेट खाओ। लेकिन अगर जन्म कुंडली के अंदर अगर 9वें और 7वें घर के दुश्मन ग्रहों की दुश्मनी खत्म नहीं करी तो वो टैबलेट, वो गोलियां आपको लग ही नहीं सकती। तो ऐसी अवस्था में आपने क्या करना है कि अगर 9वें घर में बृहस्पति का कोई दुश्मन ग्रह बैठा है तो उसकी वस्तुओं को डायरेक्ट दान करा दो, पंगा खत्म कर दो, बीमारी काबू आने लग जाएगी। और बृहस्पति के मित्र ग्रह अगर भाग्य स्थान में बैठा है और उसका कोई दुश्मन ग्रह 7वें में बैठा है, आप डायरेक्ट उसकी उठा करके वस्तुओं को दान करवाना शुरू कर दो, दवाई भी लग जाएगी और आदमी बहुत जल्दी स्वस्थ भी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर शनि मंगल शुक्र, शनि मंगल चंद्र, अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है किसी तरह से, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको शनि के दान कराने हैं। और शनि के दान पहले 43 दिन लगातार और उसके बाद हर शनिवार करते जाओगे तो लॉन्ग लाइफ जियोगे, स्वस्थ जियोगे, सारे मसल्स काम करेंगे और बुद्धि भी काम करेगी। इस तरह से बात भाग्य की है। अब इसको उल्टा करते हैं। एक गरीब मां बाप जिनकी आपस में कुंडली लड़ी जा रही है, बुरे योगों से भरी पड़ी है, ये आप सबको मैं ये वो सूत्र देने लगा हूं जब आप अपने गली मोहल्ले रिश्तेदारों के यहां पर लक्की बच्चा पैदा करवाओगे जो मां बाप की जिंदगी को बदल के रख देंगे। जिंदगी को, मान लो किसी के बच्चा पैदा होना है, आजकल ज़्यादातर तो डिलीवरियां जितनी होती है ऑपरेशन से ही होती हैं। डॉक्टर पहले कहते हैं ऑपरेशन होगा, नॉर्मल डिलीवरी करवाते ही नहीं कोई। तो ऐसी अवस्था में अगर कोई आपका प्रिय है, उसके यहाँ होने लगा है, तो सबसे पहले आपको वो जो ड्यूरेशन दे रखी ना 10-15 दिनों की जिसके अंदर की बच्चा होना है, आप जल्दी से जल्दी यानी कि 15 दिन पहले की तरफ में आप जल्दी से ढूंढिए सबसे पहले कि चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में किस दिन किस लगन में आ रहा है, किस दिन किस लगन में आ रहा है। दूसरा आप देखिए कि उस दिन की महादशा की शुरुआत कहां से होने लगी है, कौन सी महादशा चलेगी, और वो महादशा जिसके अंदर बच्चे ने पैदा होना है उसका कोई बहुत बुरा योग तो नहीं बना हुआ। अगर आज मान लीजिए कि राहु की महादशा के अंदर बच्चा पैदा होने लगा है, कोई बुरा नहीं है। चलो राहु है तो इसलिए पैदा नहीं करवाना, ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ देने वाला, दिमाग चलाने वाला, युक्तियां देने वाला भी तो राहु ही है। बाकी ग्रहों की कहाँ ताकत है ये दे दी सब कुछ। तो ऐसी अवस्था में बेटा अगर राहु के ऊपर उसके दुश्मन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, मान लो शुक्र के साथ मिल गया, सूर्य के साथ मिल गया,
चंद्रमा के साथ मिल गया, भूल के भी उस महादशा के अंदर बच्चा नहीं होना चाहिए, नहीं तो माँ बाप की स्थिति यथास्थिति बनी रहेगी, गरीब के गरीब रहेंगे, नहीं तो बाद में हो जाएंगे। और अगर कहीं इनमें से किसी के साथ नहीं और राहु का संबंध बुध के साथ किसी तरह से बनता है और शनि के उस कॉम्बिनेशन के साथ बनता है जिसमें लाल किताब बताती है कि शेषनाग की मणि, अगर ऐसी किसी अवस्था में बनता है तो बेटा वही लगन चूज करके जिसके अंदर की पहली महादशा, दूसरी महादशा, तीसरी महादशा के ग्रह बहुत अच्छे हों, आप उसको डिलीवरी टाइम दे दीजिए। रिक्शा वाला या सब्जी बेचने वाला, ठेला लगाने वाला जो बाप है ना, इस बच्चे के पैदा होने के बाद हो सकता है शहर का सबसे बड़ा बिल्डर बन जाए। ये तकलीफ है। और इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आपके जलंधर में है। जलंधर के अंदर हमारे रिश्तेदार रहते हैं, हमारा मोहित भी वहीं रहता है। वहाँ एक आदमी शौकिया सब्जी बेचने आता था ठेले पे। घर पे लड़ाई होती थी कि ये आपको काम नहीं करना चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है, बेटा बोलता था। कहता नहीं बेटा, ये तो नहीं छोड़ूंगा। उसके यहाँ बेटा जो पैदा हुआ, उसके भाग्य स्थान में शनि था और बृहस्पति 5वें स्थान पे। दृष्टि का ये कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा बैठा और लगन में मंगल चंद्र। तो थोड़े ही सालों में, यानी जब वो 4-5 साल का था, शनि की महादशा आ गई उसकी। बाप ने प्लॉट खरीद लिया। एक दूर का रिश्तेदार मर गया, वो अपनी जमीन उसके नाम लगा गया, उसके बाप के। और उसने वहां पर दुकानदारियां कर करके बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा दी, पढ़ाया। और बच्चा बड़ा होके जब उसके 18-19 साल की उम्र थी, कहता पापा इस जमीन के ऊपर बिल्डिंग बना देते हैं कोलैबोरेशन करके। कहता मैंने बात भी कर ली है। उसने बनाया, उसको पहले ही झटके में 100 करोड़ प्लस मिला और आज वो पंजाब का बहुत जबरदस्त रेपुटेटेड बिल्डर है। मैं नाम नहीं बताऊंगा। ये प्रैक्टिकल है। ये सिर्फ एक या दो योग होने से हम उसे भाग्यवान तो बता देते हैं, लेकिन हमें देखना ये है कि बच्चा जब पैदा हुआ है तब क्या नसीब लेके पैदा हुआ है और कहां तक का खराब नसीब है, और अच्छा नसीब लेके पैदा हुआ है तो कहां तक का अच्छा नसीब है। ये जो टाइम है ना, ड्यूरेशन, ये तय करती है इंसान की अमीरी और गरीबी। अगर कहीं बड़ी बड़ी 2-3 महादशाएं लग गई और ये 2-3 ग्रह अगर बहुत शुभ बैठे हैं ना बेटा, इंसान सैकड़ों करोड़ रुपए से नीचे नहीं रुकता। वो ऐसे रास्ते, ऐसी सोच, ऐसा कर्म डेवलप कर ही लेता है कि सैकड़ों करोड़ रुपए उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। समझ गए? मान लीजिए बृहस्पति की उसकी कुंडली में अच्छा बैठ गया, शनि बैठ गया, बुध बैठ गया, तो कितनी दशाएं मिल गई? 3 दशाएं मिल गई आपको। और साल कितने हो गए? तो अमीरी जा ही नहीं सकती, किसी भी सूरत में नहीं जा सकती। तो ऐसे इंसान के लिए फिर वो भले ही शुक्र 6 की कहावत है, लेकिन ऐसे इंसानों पे भी फिट होती है, लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। ठीक है? तो इस प्रकार से ये देखा जाता है बेटा। लेकिन एक और चीज है, जैसे वैदिक में आप राशियां देखते हैं, इससे ऊंच और नीच तय करते हैं। इसी प्रकार से लाल किताब वशिष्ठ ज्योतिष के अंदर इसको तय करने का तरीका अलग है। और वो तय करने का तरीका क्या है
चंद्रमा से शुरू करते हैं। अगर बृहस्पति पहले घरों में और केतु बाद के घरों में हो तो चंद्रमा खराब होगा। उसकी महादशा अगर बहुत अच्छी भी आई तो वो बहुत अच्छे फल नहीं देगा, इतने ही फल देगा कि आपके गुजारे ठीक ठाक हो जाए। लेकिन क्लेश, बीमारियां और पैसे की खराबी फिर बनी रहेगी। लेकिन अगर वो वशिष्ठ ज्योतिष सूत्र लगा करके उसको ठीक ढंग से बैठा भी दिया तो ऐसी अवस्था में और कुछ ना हो, मां तो जरूर तकलीफ पाएगी, बहुत दुख पाएगी, और या दुख देगी, ये भी कह सकते हो। और ऐसी अवस्था हो तो इंसान को, ये अगर चंद्रमा खराब है तो उसको रेगुलर भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए और हर सोमवार को चावल और मिश्री का दान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा स्वयं खराब हो गया, स्वयं खराब हो गया। लेकिन दूसरा एक चंद्रमा ऐसा भी हो सकता है कि वो स्वयं तो खराब नहीं है, यानी कि बृहस्पति आगे, केतु आगे, और बृहस्पति आगे, केतु पीछे, तो चंद्रमा खराब नहीं है। लेकिन चंद्रमा को कोई दूसरा ग्रह, पापी ग्रह खराब कर रहा है, या शुक्र उसके साथ बैठ के उसको खराब कर रहा है, या शनि, राहु, केतु उसके साथ बैठ के खराब कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर आप चावल मिश्री भूल के भी दान नहीं दोगे। उस अवस्था के अंदर आपको अपने घर के अंदर चांदी, चावल, गंगा जल रखना है। चांदी की डिब्बी के अंदर माँ से चावल, दादी से चावल भरवा के अपनी जेब में रखो, और जो ग्रह उसके साथ बैठ के उसको खराब कर रहा है उसकी वस्तुओं का दान लगातार कर दो, 43 दिन करके उसके बाद उसके वार को कर दो। अब राहु केतु का वार तो होता नहीं, तो इसलिए राहु का दान करना हो तो बुधवार चुन लो, केतु का दान करना हो तो उसे बृहस्पतिवार चुन लो, और शनि तो है ही अगर ये खराब कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप वो उपाय भी करवा सकते हो। उसके बाद आ जाओ सूर्य। किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती सूर्य को शुभ शुभ करने की, वो तो सूर्य है ना भाई। तो ऐसी अवस्था के अंदर इसके पापी ग्रहों का जो संबंध है वो सूर्य को खराब कर जाता है। अब पापी ग्रहों में अगर हम लगाएं तो शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये अगर लगन में बैठ जाएं, 5वें स्थान पे बैठ जाएं, या सूर्य पे दृष्टि ही डाल दें, या सूर्य इनके साथ हो, तो बेटा सूर्य तभी खराब होगा और किसी तरह से नहीं खराब होगा। तो इसका तो इलाज सिंपल है, जो साथ में बैठ के सूर्य को खराब कर रहे हैं उन ग्रहों का दान कर दो, उनकी वस्तुओं का दान कर दो। सूर्य प्रबल होने लगेगा, हिम्मत आने लगेगी, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा, और पिता की जो अस्थिरता बनी हुई है और पिता पुत्र के जो विचार नहीं मिल रहे, वो सारी प्रॉब्लम वहीं से खत्म होनी शुरू हो जाएगी, और पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पिता के स्वास्थ्य पे भी खराबी देता है ये। मंगल, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं शॉर्ट में छोटा छोटा बता देता हूं। अगर शुक्र 9वें घर में है तो उस पूरे घर का ही मंगल खराब है, पूरे घर का ही मंगल खराब है। उस घर से कलेश, बीमारी जा नहीं सकती, भाई पिता के पास से जो सुख मिलने चाहिए वो आ नहीं सकते, और बच्चा स्वयं भी लाइफ के अंदर एक बार सेट होकर के लगातार उससे जीवन गुजार ले, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये मंगल को खराब करता है। तो यहां जब तक हम मंगल को चंद्रमा की सपोर्ट देकर के उसको नहीं उठा देते, तब तक घर पे कमाई, कलेश, बीमारी बननी होती। उसके लिए चांदी का चकोर टुकड़ा 43 दिन नीम के पेड़ के तने में दबाना होता है, और चांदी के बर्तन में शहद भर के घर की नीम में अगर दबाते हो तो घर से बीमारी निकल जाती है, ये होता है। दूसरा, मंगल की दृष्टि अगर शनि पे पड़ गई तो मंगल जिस घर में है उससे संबंधित सारे दुख, उससे संबंधित जितने रिश्तेदार, वो सारे के सारे त्रास में आ जाएंगे, सारी प्रॉब्लम में आ जाएंगे।
तो ऐसी अवस्था में अब एक एस्ट्रोलॉजर को तय करना है कि शनि जहां बैठा हुआ है उसे वहां से हटाएं तो फायदेमंद है, या जहां मंगल बैठा हुआ है इसे यहां से हटाएं तो फायदेमंद है। तो आप एस्ट्रोलॉजर है, इतना तो आप कर ही लोगे। ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज, मंगल और केतु का मेल। मंगल राहु का मेल हो जाए तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको तो ये ठंडा कर देता है राहु को, या को अपनी आग में जला देता है। लेकिन मंगल केतु का मेल हो गया तो इसका तो सीधा अटैक आपकी सोच पे, यानी कि सोच के अंदर जल्दी बुरा मान जाना, जल्दी कड़वा बोलना और किसी के बारे में भी नेगेटिव जल्दी सोचना, ये सब देता है। भाइयों को बर्दाश्त नहीं करता और पुत्र पिताओं को बर्दाश्त नहीं करते, छोड़ छोड़ के भी जाते हैं। और घर के अंदर खाम खाई की बाप बेटे में और भाई भाई में ईगो ही फंस जाती है। गलत कोई भी नहीं होता, लेकिन ईगो फंस जाती है और एक भ्रम पैदा होता है कि मेरा भाई या मेरी भाभी मेरे पे कुछ करवा रही है। ये जो करने कराने वाला सूत्र, कोई कुछ नहीं करा रहा, लेकिन बस एक अपने आप साक्ष्य जुटा लेते हैं जो होते ही नहीं। तो इस तरह करके ये पंगा करते हैं। तो ऐसी अवस्था में हर साल 43 दिन नहीं 96 दिन 3 किलो का दान करो, और हर महीने वो जिस राशि के अंदर बैठे उसके वार को, हर महीने के पहले उस वार को काला सफेद कंबल दान देना शुरू कर दो। परिवार एक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जिन लोगों की कमर पांव खराब हो जाती है या जिनके लिंग पे प्रॉब्लम आती है, लिंग पे भी कईयों के फिमोसिस हो जाता है, यानी कि वो ड्राइनेस बन के कट लग जाते हैं। कईयों के लिंग टेढ़े होते हैं, कईयों के जलन होती है, या उनका संबंध बनाने का दिल नहीं करता जब ये मंगल केतु इकट्ठे होते हैं। उन सारी प्रॉब्लमों से भी छुटकारा मिलेगा ये केले और कंबल के उपाय के साथ। बुध को जो नीच करता है ना, वो उसका अपना बाप ही है, यानी चंद्रमा। चंद्रमा अगर बुध के घरों में बैठ गया, यानी कि तीसरे में और छठे में, तो बुध खराब हो जाता है। बुध खराब हो जाता है। और अगर बुध की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ गई तो भी बुध खराब। वश जी अभी बता के गए हैं कि अगर चंद्रमा की दृष्टि बुध पे पड़ जाए तो बहुत शानदार होती है। ये बिल्कुल सत्य है। अनिल वश जी के लिए तालियां होनी चाहिए। बहुत शानदार योग है ये। उस आदमी के सफर कामयाब, उसकी दौलत कामयाब, उसके आइडिया कामयाब, अगर चंद्रमा की दृष्टि बुध पे पड़ जाए तो। और नहीं तो इस नालायक की दृष्टि अपने बाप पे पड़ जाए ना, सारी चोरियां कर डालता है। अब देख लो बेटे कौन कौन सी चोरियां करते हैं, है ना। तो उन चोरियों के अंदर अपनी बुद्धि हो जाती है शातिर, और शातिर बुद्धि हर पल विचार बदलती है। और जिसके हर पल विचार बदलें बेटा, वो किसी भी चीज की प्लानिंग बना के, मकसद बना के उसको अचीव नहीं कर सकता। तो ऐसी अवस्था में सबसे अच्छा नाक छेदन करवाओ 96 दिन के लिए बीच में से, और बुध को वहां से हटाने का जो भी लाल किताब का उपाय आप कर सकते हैं, या आपका वैदिक का है, आप वैदिक का करिए। बुध को हटाओ वहां से, और चंद्रमा को और प्रबल करो, मोती जरूर पहनो उस अवस्था में। लेकिन अगर तीसरे और छठे घर के अंदर अगर चंद्रमा है, अगर बाप की कोई ऐसी नौकरी की जिसमें से मोटी ऊपर की इनकम आ सकती है, तो है बहुत बढ़िया। फिर तो वो जो आप देखते हो ना कि एक पियोन के घर से भी 100 करोड़ रुपया मिल जाता है, वो ऐसे ही पियोन होते हैं कि चपड़ासी की नौकरी 100 करोड़ रुपया घर पे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिले हैं, खासतौर पे हमारे नोएडा में तो बहुत मिले हैं। ये
छठे घर में बच्चे का चंद्रमा हो, उसके बाप को बिजनेस नहीं करना चाहिए और उस बच्चे को भी स्वयं भी कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए। ये बुध की खराबी हो गई। और एक कमी और पड़ जाती है कि उस घर की बेटियां सुख नहीं पाती, क्योंकि वो उनके घर की बुध होती हैं। वो स्वयं तो कमा के सुखी रह सकते हैं, लेकिन नौकरी और प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में नहीं। बिजनेस करेंगे तो उनका मिट्टी है, जब मर्जी आप ये आजमा के देख लीजिए। और छठे घर में बच्चे का चंद्रमा हो, बाप की मोटी इनकम होती है। आठवें घर के अंदर चंद्रमा हो, बाप की नौकरी हो, बाप बताता नहीं है लेकिन 5 साल प्रॉपर्टी बना के और संदूकों के अंदर नोट रखता है और मामा बर्बाद होता है। तो ये चंद्रमा में ही ताकत है बुध को खराब करने की। बाकी तो योग है, बहुत सारे और भी है, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूं। तो यहां से सूजी, चंद्रमा यानी कि देसी घी, और इनके मध्य में स्थापित क्या करना है, मंगल। तो देसी घी का सूजी का हलवा बना करके मीठा अगर हर सोमवार को बांटा जाए तो घर की बेटियां खुशहाल हो जाती हैं, जिनको अपनी ससुरालों में सुख नहीं मिलता। और इसीलिए हमारे यहाँ साल में 2 बार नवरात्रे मनाने के अंदर और उस दिन कंजका के दिन में देसी घी में बने हुए हलवे का विधान बना है, बेटियों को सुखी करने। और अगर ये हर सोमवार कर दिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत बेटियों को दुखी नहीं रख सकती। तो इसलिए ये जरूर करो। बृहस्पति, कहने को बृहस्पति सबके गुरु, इतने कमजोर कि कुंडली के अंदर मैक्सिमम ग्रह इनको खराब कर सकते हैं। मैक्सिमम ग्रह, राहु तो खराब कर दे इन्हें, केतु तो खराब कर दे इन्हें, शनि तो खराब कर दे इन्हें, शुक्र तो खराब कर दे इन्हें है? और अगर कहीं सूर्य बृहस्पति इकट्ठे हो जाए, छठे 7वें 10वें घर के अंदर बैठ जाएं, या इनमें से सूर्य छठे 7वें 10वें में हो या बृहस्पति छठे 7वें 10वें में हो और शुक्र 1 से 6 घरों में हो, बेटा उस बंदे की जीवन नरक होता है। उसका बाप उसे 500 करोड़ भी दे देना, वो उसके बावजूद भी नरक ही भोगता है, क्योंकि उसकी अपनी बुद्धि काम की नहीं होती। हर बात पे चिढ़ने वाला, सब्र, धैर्य, प्लानिंग, ज्ञान सबकी धज्जियां उड़ा देता है। ये खराब दोष। बृहस्पति के घर दूसरा, 5वां, 9वां और 12वां, इसके अंदर बुध, शुक्र, राहु, शनि किसी भी सूरत में बैठ जाए, आपका बृहस्पति चाहे कर्क राशि का हो चाहे और किसी मित्र राशि का हो, बेटा ये बृहस्पति खराब ही होता है। और अगर ये कहीं आपस में टकराव पे, यानी कि बृहस्पति को चोट ही पड़ जाए किसी ग्रह की, भले ही उसके मित्र ग्रह की चोट पड़ जाए, तब भी बृहस्पति खराब। तो इंसान बहुत कम मिलते हैं कि जिनकी उम्र 100 साल हो गई लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं गए। वो ऐसे लोग होते हैं कि जिनका बृहस्पति कहीं से भी खराब नहीं है और ना ही उनको कोई ग्रह चोट मार रहा है, सिर्फ वही 100 साल तक स्वस्थ जीते हैं। और अगर कहीं इनका कोई मिश्रण आ गया तो बेटा बृहस्पति का इलाज नहीं होता, बृहस्पति को तो धारण किया जाता है। इसीलिए आप पहले से ही हमारे भगवानों के देखिए, उसके बाद हमारे राजे महाराजा को देखिए और उसके बाद हमारे अमीरों को देखिए, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, चाहे हमारी देवी हो चाहे हमारे देवता, सबके गले के अंदर सोना है। सबके गले के अंदर सोना है। सोना पहनना बहुत शुभ होता है, बृहस्पति को बनाए रखता है और हमारे श्वास तंत्र को, हमारे फेफड़ों को ठीक रखता है। तो वो धारण करके रखो। अगर इलाज करना है ना तो इलाज करो दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें घर के अंदर जो बृहस्पति के दुश्मन ग्रह बैठे हैं, उनकी वस्तुओं का दान करो। बृहस्पति तब अच्छा होगा, तब बीमारियां जाएंगी। और शुक्र
शुक्र का भी यही खेल है। शुक्र बहुत अच्छा होता है अगर बुध उससे पहले के घरों में हो और शुक्र बाद के घरों में हो, तो आप इस शुक्र को बहुत शुभ मान सकते हो। तो ऐसे में इंसान की जवानी, चाहे आदमी की चाहे औरत की, वो धोखा नहीं देती उसे, यानी कि स्वस्थ रहता है। मियाँ बीवी वाला रिश्ता भी अच्छा रहता है, बच्चे की पैदाइश भी पूरी तरह संभव होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? सूर्य शुक्र मिल जाए तो लाल किताब बोलती है कि राहु खराब ही फल देगा, और राहु की पैदाइश दोपहर में बड़े दिन के अंदर संबंध बनाने से हुई थी। बस जी आपको वो कथा सुनाएंगे बाद में। तो तब राहु पैदा हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप बेशक भाई शादी करो, हनीमून पे जाओ, लेकिन बच्चा कंसीव दिन के वक्त मत करना। कितना भी काबिल बच्चा हुआ, उसके खराब राहु के गुण उसके अंदर होंगे ही होंगे। तो दिन के वक्त में बच्चा कंसीव नहीं होना चाहिए, ये खास ख्याल रखना। नहीं तो ग्रह अच्छे होने के बावजूद भी राहु ही घर में पैदा होगा, ये माना गया। इसीलिए सूर्य शुक्र के मेल को अच्छा नहीं माना जाता। तो सूर्य शुक्र हो तो शुक्र खराब, शुक्र राहु हो तो शुक्र खराब, और मंगल शुक्र हो तो ये अमृतमयी है। लेकिन इनके ऊपर राहु केतु और शनि की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, तो ये अमृतमयी है मंगल शुक्र मिल जाए तो शुक्र राहु सूर्य शुक्र ये अगर मिल गए तो समझ लो जीवन डामाडोल चलेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाहे दूसरी तरफ से हो चाहे अपनी तरफ से हो, ये जीवन में होंगे ही होंगे। और विपरीत लिंगी की चाहत दिमाग के अंदर घूमती रहेगी, अपने साथी के साथ खुश नहीं रहेगा, दूसरों पे नज़र ज़रूर रखेगा। ये खराबियां देता है। शुक्र की खराबी इसी से तो ली जाती है। तो उसके अंदर ख्यालों के अंदर सहवास की कामना या साथी मिल जाए, उनके साथ ज़्यादा सहवास के कारण इंसान का स्वास्थ्य जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बहुत गिरता है। और जिनका उम्र के बढ़ने के साथ स्वास्थ्य पूरा काबू में और अच्छा रहता है, आप समझ लीजिए कि इनकी कुंडली के अंदर शुक्र राहु सूर्य शुक्र कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहे हैं। वो अपने आप को अपनी ही डॉक्टरी करते हुए वो संभालते हुए चलते हैं, ये बहुत अच्छे। तो ऐसी अवस्था में शुक्र और सूर्य के बीच में अगर आप बुध को स्थापित करते हैं तो उस अवस्था के अंदर ये मानसिकता पे काबू पाकर के अपने शरीर को अच्छा किया जा सकता है। जैसे लगन में सूर्य शुक्र है तो गले में पन्ना पहन लो, दूसरे घर में है बुध की वस्तुएं मंदिर पे दे दो, तीसरे घर में है अंगूठी में पन्ना पहन लो हाथ की, ठीक है। चौथे घर में है तो 101 पत्ते ढाके लेकर के वो जल प्रवाह करो, हर साल करो। पांचवें घर के अंदर अगर सूर्य शुक्र इकट्ठे हैं, मूंग की दाल का हलवा सरकारी स्कूल के बच्चों को खिलाओ ना। छठे घर में है तो तालाब के अंदर गेंदे के फूल चढ़ा के आओ ना। और सातवें घर के अंदर अगर हैं तो बेटा एक फूलों का गुलदस्ता अपने बेडरूम के अंदर जरूर रखो, ठीक है। और रोज बदलो भी ताकि फूल ताजे रहे। और आठवें घर के अंदर अगर है तो यहाँ तो गाय का दान ही कल्याण कर सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ सूर्य बहुत प्रबल होता है। और नौवें घर के अंदर अगर है तो ऐसी अवस्था में बुध भी वहाँ पर जाएगा तो बहुत खराबी करेगा, बहुत ज़्यादा वाली। तो वहाँ पर बृहस्पति को स्थापित कर लेना चाहिए, क्योंकि दो सूर्यों के बीच में एक गाय सुरक्षित रहती है। ये ज्योतिष का असूल है, लाल किताब का असूल है। तो अंडर गारमेंट पीले रंग के पहनने शुरू कर दो। और अगर 10वें घर के अंदर है तो घर के पश्चिम के अंदर थोड़ी कच्ची जगह रहे जहाँ हो, वहाँ गेंदे के फूल या किसी भी प्रकार के फूल ज़रूर लगाने चाहिए, नहीं तो गमले ही रख लो। और 11वें घर के अंदर कभी भी कोई युति होती नहीं, तो इसीलिए उसका कोई परहेज नहीं। और अगर 12वें घर के अंदर सूर्य शुक्र इकट्ठे हैं तो घर की छत के ऊपर आप गेंदे के फूल ज़रूर लगाएं।
तो ऐसी अवस्था में इससे छुटकारा मिलता है। तो बेटा भाग्य से शुरू किया, जवानी के क्रम तक भी आए, बच्चे की पैदाइश वो बताई कि कैसे भाग्यशाली बच्चा पैदा होगा और यह भाग्यवान कौन कौन से पैदा हुए और दुर्भाग्यपूर्ण कौन है, और उसका आपको इलाज भी बताया है। अगर कुंडली देखते ही आप अगर पहले लगन को ना देखें, लगन के मालिक को ना देखें, कोई बात नहीं, बाद में देख लोगे, लेकिन पहले ये योग देखें कि महादशा किसकी चल रही है और उसके टकराव पे उसका कहीं दुश्मन तो नहीं बैठा। सबसे पहले उस दुश्मन का कान पकड़ के अपने उपायों के जरिए अपने घर से, जिंदगी से बाहर निकाल दो, इंसान अपने आप खुशहाल हो जाएगा और सदा सुखी। जय माता। बेटा किसी की कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। हाँ बेटा। प्रणाम गुरुजी। 11वें घर में 4 ग्रह आपस में दुश्मन बैठे हो, लगन में भी 2 मित्र ग्रह जैसे गुरु और मंगल बैठे हो, तो फिर इनका जो टकराव बन रहा है, इनका सिचुएशन क्या रहेगी? बेटा ऐसे में जिसकी मान लो 11वें घर में बैठे हुए ग्रह की महादशा चल रही है तो उसको मत छेड़ो, फिर लगन के ग्रह का दान करो। ठीक है, ठीक है। और अगर लगन में बैठे हुए ग्रह की महादशा चल रही है तो 11वें घर के अंदर जो बैठे हैं ना, उनका संयुक्त उपाय बना करके उसको हफ्ते में एक बार दान कर दो, तो ऐसी अवस्था में ये टकराव खत्म हो। थैंक यू। ठीक है, सुखी रहो। तो और तो कुछ नहीं बेटा, पूछना किसी ने? हाँ बोलो। नमस्कार गुरुदेव। सुखी रहो बेटा। गुरुजी मेरा ये प्रश्न था कि जैसे जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में रहते हैं, हमारे पास कहीं कहीं केसेस ऐसे भी आते हैं कि लोग कहते हैं कि पहले तो मेरा पाठ में बहुत मन लगता था, है ना, चंद्रमा और केतु और बृहस्पति और शनि के जो संयुक्त से, क्योंकि शनि वैराग्य का कारक हो गया, चंद्रमा मन की स्थिरता ध्यान योग के लिए, और बृहस्पति ध्यान के मार्ग में विवेक के लिए ले जाएगा धर्म पे, और केतु अध्यात्म का हो गया। तो ये बलि करने के लिए कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि ये संयुक्त में बलि हो जाए और ध्यान में आध्यात्मिक क्षेत्र में जातक जो हमारे पास केस आते हैं कि वो आगे बढ़ सके। ऐसा बेटा राम भगवान के जमाने से लेके आज तक नहीं हो सका जी, और आगे जब फिर राम जी आ जाएंगे तब तक भी नहीं होगा। उसका कारण ये है कि जब कुंडली के अंदर दुख पाने का योग हो ना बेटा, दुख पाने का योग, तो उस वक्त में ये ताकत अपने आप अपने अंदर आ जाती है। और अगर सुख की दशा चल रही है और आदमी समृद्ध है और तब भगवान को पाना चाहता है, वो जिंदगी में नहीं पा सकता। क्या अब उसका उपाय करके पहले चल रही उसकी अच्छी महादशा को खराब करोगे? नहीं हो सकता। और अगर उसका दुख का समय चल रहा है तो अब ऑटोमेटिकली वो परमात्मा के पास चला जाता है। मोक्ष पाने के 2 तरीके हैं बेटा जी। पहला मोक्ष पाने का तरीका क्या है? जो ज्यादातर आप देखते हैं कि साधु हैं, सन्यासी हैं, वो बहुत परमात्मा की भक्ति करके अपना इष्ट चुन करके पहले वो शक्तियों को प्राप्त करते हैं, अपने धैर्य को अपना के, अपने ध्यान को अपना करके, अपने अंदर उतर करके अपने परमात्मा से मिलते हैं। बाहर नहीं कोई परमात्मा आते दर्शन देने, अपने अंदर उतर करके जब वो अपने परमात्मा से मिलते हैं ना, तो तब परमात्मा उनको एक अद्भुत शक्तियां देता है। उस शक्ति से ये भी होता है कि किसी को वो हाथ लगाए तो वो शफा का हाथ बन जाता है, किसी को आशीर्वाद दे तो बे औलाद की औलाद भी हो जाती है। कई ये जो मोश ठीक कर देती है, नसें अकड़ी हुई उनको ठीक कर देते हैं, ये सारे शफा में ही आते हैं बेटा जी। तो ये शक्तियां पाकर के जब वो लोक कल्याण करता है और उसको आत्मिक सुख मिलता है कि मैंने इतनों का भला किया, तब जब वो मरता है तो उसको ये होता है कि मैंने इतनों का भला किया, तो उसके मन में कोई सवाल नहीं होता, तो वो सीधा मरने के बाद विष्णु लोक में जाता है। एक ये मोक्ष का रास्ता है जी। और दूसरा मोक्ष का रास्ता क्या है? आदमी पैदा हुआ, छोटेपन से ही उसका दिमाग जबरदस्त चला, उसको जैसे ना ज्ञान मिला, उसने खूब पैसा कमाया, खूब पैसा कमा करके उसने कितनी तो अपनी मन मर्जी से
कितने विपरीत लिंगियों के साथ सहवास भी किया, सारी अयाशी करी, लेकिन गरीब के ठेले भी लगवाए, उनकी बीमारियों के अंदर मददें करी, परमात्मा के नाम पर उसने खूब भंडारे करवाए, मंदिर बनवाए। अब उधर वो ऐश भी कर रहा है, तो वो परमात्मा गलत मानता ही नहीं। और जब वो इतना सब कुछ करके अपनी औलाद को भी सक्षमता के साथ दे करके जाता है ना, तब भी उसके मरते वक्त उसके मन में मलाल नहीं होता, कोई शंका नहीं होती। और ऐसा आदमी भी जब मर के विष्णु लोक में जाता है तो विष्णु जी स्वयं आके स्वागत करते हैं, आजा बेटा तेरा मन बहुत पवित्र था। तो बेटा मैंने तो ये 2 एग्जाम्पलों में तेरे को अध्यात्म और मोक्ष दोनों समझा दिया है। तो अब थोड़ा सा तू अपने तरफ से सोच के देख लियो कि उनको कैसे जवाब देना है। ठीक है? ठीक है गुरुदेव, धन्यवाद। चरण स्पर्श गुरुजी। कुछ बेटा। गुरुजी मेरा एक सवाल है, अगर किसी को जुड़वा बच्चे पैदा हुए एक ही टाइम में, उसकी कुंडली कैसे देखेंगे? अब दोनों के लिए एक ही चीज बोलेंगे? देख, 1 मिनट के अंदर भी जन्म कुंडली के 6-6 घर बदल जाते, ग्रह नहीं बदलते जी, घरों की ताकत बदल जाती है। और 2-3 मिनट के फर्क पे कई बार ग्रह भी बदल जाता है, 1 या 2, कई बार 4-4 ग्रह बदल जाते हैं। तो वो वाला अगर तुमने चेक करना है, मेरी ऐप है एस्ट्रो साइंस, उसको डाउनलोड करो, कोई चार्ज नहीं डाउनलोड का। उसके ऊपर कुंडली बनाओ, कोई चार्ज नहीं है उसका। वहां पर एक चैप्टर आता है 12 घर, तो दोनों बच्चों की डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल के बेटा 2 कुंडलियां वहां बनाओ, वो 12 घर को खोल लो। जिस जिस घर में अलग अलग संख्याएं हैं, मान लो छठे घर में इसकी सेम संख्या है, उसकी भी सेम संख्या है, लेकिन 5वें घर के अंदर इसकी अलग संख्याएं लिखी हैं, इसकी अलग संख्या है, यानी कि इनका दिमाग अलग होगा जी। अगर लगन के अंदर ही इसकी संख्या अलग और उसकी संख्या अलग है, तो यानी कि इसका कर्म भी अलग होगा। तो जितने घर बदल जाएंगे उतना बच्चों में डिफरेंस होगा। नहीं तो अगर कोई एक आध घर ही की संख्या अलग हुई तो मैक्सिमम बच्चे एक जैसे होंगे, लेकिन जिस घर से संख्या अलग अलग होंगी उससे संबंधित कर्म और उससे संबंधित जो रिश्तेदार होगा उनमें उनके व्यवहार में फर्क होगा और कर्म में फर्क होगा। एक दूसरा सवाल मेरा ये था कि 2 ग्रह अगर पक्के घरों में बैठे हुए हैं और उनकी टक्कर है आपस में, तो वो कैसे हम दूर करें उसकी? जैसे बृहस्पति 10वें घर में बैठे हुए हैं या शनि 10वें घर में बैठे हुए हैं और 5वें घर में अगर बृहस्पति आ जाए, नहीं 8वीं टक्कर, 8वीं टक्कर ना जी बेटा, बृहस्पति 10वें में हो और 5वें में कोई भी आ जाए, ये बड़ा खतरनाक है। हाँ जी, टक्कर बनती हो। हाँ, ये बहुत खतरनाक। लेकिन अगर शनि 10वें में है जी और 5वें के अंदर अगर बृहस्पति बैठा है जी, तो बेटा वो पक्का घर नहीं है। हाँ हाँ, वो उसका कारक घर है, पक्का घर नहीं। तो ऐसी अवस्था में 43 दिन 60 ग्राम नाग केसर लेके जल प्रवाह कर दो, ये शनि भी अच्छा हो जाएगा, बृहस्पति भी अच्छा हो जाएगा। नाग केसर, नाग केसर 60 ग्राम, ठीक है? सुखी रहो बेटा। क्वेश्चन। मेष लगन की कुंडली, मेष लगन की कुंडली है जिसमें गुरु चौथे, 5वें शनि राहु, 6ठे चंद्रमा और 7वें शुक्र, 8वें सूर्य बुध मंगल। इस कुंडली में मैं चंद्रमा के प्रश्न कर रहा हूँ कि चंद्रमा आ गया कन्या राशि का। बेटा ये सिवाय बवाल के ये कुंडली और कुछ नहीं है। और सारी जिंदगी लगभग दुख पाने की कुंडली बन गई है, समझ गए ना? और ये सच्चाई है, जिसकी भी ये कुंडली हो, मेरे यहाँ मेरी अपॉइंटमेंट तो बेटा कई महीनों में मिलेगी, लेकिन मेरे बाहर आचार्य बैठे होते हैं, उसको को वहाँ जाए, अपने फ्री में इलाज लेके आ जाए। ठीक, कुंडली अलग है। कुछ हो बेटा, सुखी रहो, कुछ याद आता है। जय माता की बेटा।